नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। तो बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के 47 दिन बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे के 12 नेताओं ने और जेडीयू कोटे से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू ने जहां पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आधा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार की टीम पूरी हो चुकी है, जिसमें सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं मंगल पांडे, अशोक चौधरी, मैं मदन सहनी, शपथ लेगी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की शपथ लेता हूं। 28 जनवरी 2024 को बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 28 जनवरी को नीतीश सहित 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। शुक्रवार को 21 विधायक और विधान पार्षदों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। अगर पार्टी वाइज मंत्रियों की बात करें तो जेडीयू कोटे से सुनील कुमार, शीला मंडल, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, जयंत राज, जमा खान, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं बीजेपी से 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज बबलू, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरि सहनी, कृष्ण नंदन पासवान और सुरेंद्र मेहता के नाम शामिल हैं। जेडीयू ने जहां अपने सभी पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया। बिहार कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 30 हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट में जातीय और सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग से 8 मंत्री, अति पिछड़ा वर्ग से 5 मंत्री, दलित कोटे से 7 मंत्री, सवर्ण 9 मंत्री, जबकि अल्पसंख्यक कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार ने सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं अपन डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल करूंगा। अब चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार के मायने समझिए, फिर बताएंगे कि क्या मिलेगी कैबिनेट विस्तार से मिशन 40 को रफ्तार। तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। विभागों को नए मंत्री मिलने से विकास को रफ्तार मिलेगी। कैबिनेट में सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, ताकि जनता के बीच संदेश जाए। चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार से लोगों के बीच मजबूत एनडीए का मैसेज जाएगा, और जब एनडीए के नेता मंत्री के रूप में प्रचार करने जाएंगे तो वजन बढ़ेगा। अब समझिए कि मिशन 40 को रफ्तार देने में कैबिनेट विस्तार का कैसे हो सकता है योगदान। तो नीतीश मंत्रिमंडल में पहले से मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री थे। 21 नेताओं ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। यानी मुख्यमंत्री सहित सरकार में 30 मंत्री इन 30 चेहरों के जरिए बिहार के सामाजिक समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की गई है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य की सियासत में जातीय समीकरण का खास महत्व होता है, और यही वजह है कि हर वर्ग को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पिछड़ा वर्ग से नीतीश कैबिनेट में 8 मंत्री हैं, तो अति पिछड़ा समाज के 5 नेता सरकार में मंत्री हैं। इससे यानी दलित समुदाय को भरपूर प्रतिनिधित्व मिला है। दलित समाज के 7 नेताओं को
मंत्री बनाया गया है। सवर्ण तबके का भी ख्याल रखा गया है। 9 सवर्ण नेताओं को मंत्री पद इस मंत्रिमंडल में मिला है। यही नहीं, जमा खान के रूप में अल्पसंख्यक चेहरा भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल है। महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू से शीला मंडल और लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो बीजेपी से रेणु देवी मंत्री बनाई गई है। मतलब ये कि समाज के हर वर्ग का ख्याल मंत्रिमंडल में रखा गया है और इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस समाज के मंत्री होते हैं उस समाज को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो इस तरीके से यह नीतीश कैबिनेट का विस्तार कई मायनों में खास नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि क्या हाजीपुर में चाचा और भतीजे के बीच घमासान होगा? हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, दूसरी ओर माना जा रहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग में हाजीपुर सहित एलजेपी कोटे की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान होगा? पारस के बयान से उठे सवाल ने बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। चिराग की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पारस अगर लड़ते हैं तो उनकी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि हम 3 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई स्वागत है आपका, जिसके पास 500 वोट नहीं है, जो अनुकंपा पे मंत्री बन के 2.5 साल 3 साल मलाई खाई है, जिसने परिवार और पार्टी को तोड़ा है, उसका स्वागत है। जो भी आपने भ्रम की स्थिति पाल रखी है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जगह से जमानत नहीं बचेगी। जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि पशुपति पारस की पार्टी से समझौता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में चूंकि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, इसलिए भाजपा सबसे बातचीत करके निर्णय लेती है। हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे में छिड़ी सियासी जंग ने आरजेडी को तंज कसने का मौका दे दिया है। लेकिन आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ बीजेपी ने धोखा किया, ये दर्द उनका आज छलका है, ये दिख रहा है। पारस के बयान के बाद सबकी नजरें एनडीए की तरफ से जारी होने वाले सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर टिक गई है। लेकिन सवाल है कि हाजीपुर में अगर चाचा भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? अमितेश सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब हाजीपुर में चाचा भतीजे में चुनावी घमासान को समझिए। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। 1977 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके बाद रामविलास पासवान यहां से 10 बार चुनाव लड़े और 10 चुनाव में 8 बार रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की। रामविलास पासवान ने हाजीपुर से जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया था। 2019 की बात करें तो रामविलास पासवान ने हाजीपुर से अपने भाई पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया, जो फिलहाल यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फाड़ हो गया। पार्टी के बाकी 4 सांसदों के सहयोग से पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला। अब जबकि
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि हाजीपुर सहित 5 सीटें चिराग की पार्टी एलजेपीआर के खाते में गई है। लेकिन चिराग के चाचा यानी पशुपति पारस खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हुए हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस का कहना है कि वो किसी भी हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई हो सकती है। और ऐसे में सवाल है कि हाजीपुर की जनता किसका साथ देगी? हाजीपुर के लोग रामविलास पासवान के भाई पशुपति का साथ देंगे या बेटे चिराग को आशीर्वाद देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाजीपुर सीट पर लड़ाई जो है वो बन आई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर राजनीतिक दल अपने सहयोगियों के साथ सहमति बनाने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में एंटी अलायंस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, आइए वो जानते हैं। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इंडी अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बिहार में एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, सीपीआई-एमएल को 2 सीटें मिलेंगी और सीपीआई के खाते में 1 सीट जा रही है। मतलब बिहार में एनडीए अलायंस का फॉर्मूला 28, 9, 2 और 1 का है। राष्ट्रीय जनता दल का जहां मजबूत आधार है, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका में नहीं रह सकते हैं, हम वहां सहयोगी हैं। जो जहां बड़ी भूमिका में हैं तो स्वाभाविक है सबको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, हम लोग लगातार एक बात को कहते रहे हैं, जो रीजनल पार्टियां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पर्याप्त है, मजबूत है, उसको सब लोग मिलकर सहयोग कर। 2019 में बिहार में महागठबंधन का स्वरूप अलग था और सीटों का बंटवारा भी अलग तरीके से हुआ था। 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 20, कांग्रेस को 9, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3, वीआईपी को और सीपीआई-एमएल को आरजेडी कोटे से 1 सीट मिली थी। यानी कि पिछली बार महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल थी। लेकिन इस बार मांझी और कुशवाहा एनडीए में हैं, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी का अब तक कुछ भी तय नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पिछली बार से ज्यादा सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सीटों का समीकरण अब सेट हो चुका है, ऐलान बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव के लिए बिहार में एंट्री का संभावित फॉर्मूला सामने आया है। शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जाना है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके पहले राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। बिहार सहित देश में 2 गठबंधनों एनडीए और इंडी के बीच मुकाबला। बिहार में अब तक दोनों ही गठबंधनों ने उम्मीदवारों के ऐलान नहीं किए हैं। सूत्र बताते हैं कि इंडी अलायंस में सीट का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। लिफ्ट के खाते में 3 सीटें गई हैं। सीपीआई-एमएल को 2 सीट जा सकती है और सीपीआई के खाते में 1 सीट जा रही है। मतलब कि बिहार में इंडी अलायंस का फॉर्मूला 28, 9, 2 और 1 का है। पिछली बार की अगर बात करें तो बिहार में महागठबंधन के बैनर तले विपक्षी दल चुनाव लड़े थे। तब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 20 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कोटे में 9 सीटें आई थी। 2019 में आरजेडी ने अपने कोटे से सीपीआई-एमएल को 1 सीट दी थी। उस समय महागठबंधन में कुशवाहा थे, मांझी और मुकेश सहनी शामिल थे। कुशवाहा की आरएलएसपी को 5 सीट मिली थी, जबकि जीतन मांझी को उस वक्त यानी कि हमको 3 सीट और मुकेश सहनी के वीआईपी के खाते में 3 सीट गई थी। लेकिन इतना पुख्ता गठबंधन बनाने के बाद भी महागठबंधन मोदी नीतीश की जोड़ी के सामने टिक नहीं पाया था। और इस बार तो मांझी और कुशवाहा भी एनडीए के ही हिस्सा है। और ऐसे में सवाल है कि इस बार इस गठबंधन का क्या होगा। चलिए बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल यानी शनिवार को ऐलान हो जाएगा।
शनिवार दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन देश में होने वाले आम चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव कितने चरणों में होगा, किस किस तारीख को किन राज्यों में मतदान होगा, इसकी जानकारी शनिवार को चुनाव आयोग की ओर से दी जाएगी। शनिवार दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। 5 से 8 चरणों में मतदान कराए जाने की उम्मीद है। लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव के भी कार्यक्रम सामने आएंगे। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों तक हो सकते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव आयोग ने इसकी पूरी समीक्षा भी की है। साल 2019 की यदि बात करें तो चुनाव की घोषणा 11 मार्च को की गई थी। 7 चरणों में वोटिंग कराई गई थी। 11 अप्रैल से 19 मई तक मतदान हुआ था, जबकि 23 मई को मतों की गिनती कराई गई थी। जबकि इसके पहले साल 2014 में 9 चरणों में हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। वोटिंग 7 अप्रैल से 12 मई के बीच हुई थी और मतों की गिनती 16 मई को हुई थी। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में इस बार 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण, मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरण, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।